एंड अगेन आप में से काफ़ी जन बोल रहे हो कि सर रिजल्ट्स देख के और टेंशन होती है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा या चीज़ें याद कैसे होंगी, या जिससे पूछो उसका रिजल्ट क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ तुमको बता रहा हूँ मैं, एंड ये फैक्चुअल है, फैक्ट है। कोई भी चीज़ को अचीव करने का, कोई भी चीज़ करने का ना एक सिस्टम होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। कोई भी एक कंपनी वो इतना सक्सेसफुल क्यों बना है? आज अगर टाटा इतना सक्सेसफुल बना है, आज अगर टाटा इतना बड़ा बना है तो क्यों बना है? रिलायंस अगर इतना बड़ा बना तो क्यों बना है? क्योंकि उनका एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, एक एसओपी है, और जो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो वो ड्यू डिलिजेंटली फॉलो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट इज वाई दोज कंपनीज आर वेरी सक्सेसफुल। जबकि जो नॉर्मल कंपनीज है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, उनके साथ क्या होता है कि वो कभी भी ना वो एसओपीज ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं। सेम चीज यहाँ पे सीए एग्जाम में अप्लाई करता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर जो भी बंदा अपने प्लानिंग के साथ स्टक रहा है और जो भी अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो भी एसओपी को फॉलो करेगा, जो भी सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो करेगा, वो बंदा सीए एग्जाम में फेल नहीं हो सकता। एक्चुअल में तुमको बता रहा हूँ, वो बंदा सीए एग्जाम में फेल नहीं हो सकता। मतलब 10% मैं बोल रहा हूँ कि तब उसके बाद फेल हो सकता है अगर किस्मत बहुत खराब है, किस्मत वर्स्ट है, वरना वो बंदा सीए एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकता। अगर अपने सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए हैं, अगर अपने सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो किए हैं, बिलीव मी आप सीए एग्जाम में कभी भी फेल नहीं हो सकते हो। यू आर बाउंड टू क्लियर द एग्जामिनेशन। और ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा है ना कि यार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, एक बार एक काम करो, उसके सामने एक चेकलिस्ट पकड़ा दो। चेकलिस्ट में क्या पकड़ाना? सबसे पहली चीज कि देखो, एक चीज तुमको समझना होगा कि ये जो पार्टिकुलर कोर्स है ना, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। तुम सोचोगे मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर ना करूं, मैं आखिरी के 2 महीने में सब कुछ कर लूं, उससे नहीं होने वाला। तो तुमको एक तो कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए। दूसरी चीज, तुमको एक चेकलिस्ट बना के काम करना होता है कि सबसे पहले कि मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, मान लो हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो एक चेकलिस्ट बना के काम करना होता है। सबसे पहला चेकलिस्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा, क्या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या मुझे कॉन्सेप्ट की समझ है? अगर मुझे कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है, फिर भी बस मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं, तो मतलब वहां मैं गलती कर रहा हूं, उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं, 100% नहीं तो 60-70%, 80% कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि नहीं। दूसरी चीज, मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है, बट क्या मैं रेगुलर बेसिस में उस कंटेंट को रिवाइज कर पा रहा हूँ? चेकलिस्ट के अंदर लिखो, पूछो बेटा कितनी बार रिवाइज किया था। जो बोल रहा है एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उससे ये पूछो कितनी बार रिवाइज किया था, हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज्ड। ठीक है, अगर वो कह रहा है एक बार रिवाइज किया था, 2 बार रिवाइज किया था, 3 बार रिवाइज किया था, तो यही उसका फेलियर का रीजन आ गया। यू हैव टू एंश्योर कि वहां पे आपका जो रिवीजन है एटलीस्ट 4 से 5 बार हो। यू हैव टू एंश्योर। आप बोलोगे कैसे होगा? डेफिनेटली होगा। हर बच्चा जो सक्सेसफुल हुआ है, हर बच्चा जो पास हुआ है, वो उन चीज़ों को एंश्योर करता है। कैसे एंश्योर करता है उसका भी तरीका होता है, वो तरीका भी मैं बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद अगली चीज उससे ये पूछो, बेटा एक काम करो, एक चीज और बताना, तुमने क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करे थे? हाउ मेनी क्वेश्चन यू प्रैक्टिस? वो शायद बोलेगा कि अरे क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं था, ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने कभी लगाए ही नहीं थे। ठीक है, तो 3 चीज पूछे तुमने। उसके बाद अगली चीज पूछो, तुमने कितना टेस्ट दिया था, तुमने कितना रिटर्न प्रैक्टिस किया था। तुम बस 4 क्वेश्चन पूछ लो सामने वाले से, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर था क्या? तुमने कितनी बार रिवाइज किया था? तुम्हारा क्वेश्चन, तुमने कितने क्वेश्चंस करे थे? एंड फाइनली तुमने कितने टेस्ट दिए थे? सिर्फ ये 4 क्वेश्चन पूछ लो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं तुमको, जो भी बंदा बोल रहा है ना कि मेरे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपको एक भी उनमें से उस चेकलिस्ट में टिक 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 नहीं देगा। उसमें से पक्का 4 में से 2 नेगेटिव चीजें होंगी। 200% दावे के साथ बोल सकता हूं। और किसी ने अगर बोल दिया ना कि मेरी ये चारों चीजें मतलब वेरीफाइड है, मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करी है, मैंने टेस्ट भी लिखा है, और मैंने जो है कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करके रखा था, बिलीव में वो बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। मतलब 100 में से 2 बच्चा निकलेगा जो उस सिचुएशन में फेल हो रहा है, जिसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, एक्सट्रीम खराब है, वरना फेल हो ही नहीं सकते हो। ये प्रैक्टिकल सच है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ना अपने आप को उस डिसिप्लिन में बांधने को रेडी नहीं है। हम अपने आप को ना उस डिसिप्लिन में बांधने को तैयार नहीं है, और ये करवा सच है। ऐसा नहीं है कि सी एग्जाम एक्सट्रीमली टफ है, ऐसा नहीं है कि आप जो कोर्स कर रहे हो एक्सट्रीमली टफ है, कभी क्लियर नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म कर रखा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था,
कभी भी आई वॉज नॉट लाइक कि मुझे रैंक मिला है या आई वॉज अ रैंकर, कभी भी ऐसा नहीं था। तो मैं भी हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट था कि जिसको अच्छे मार्क्स मिल जाते थे, मतलब रैंक भी नहीं आ रहा और बहुत खराब स्टेज में भी नहीं है, ठीक है, डिसेंट मार्क्स मिल जाते थे। बट सीए एग्जाम में मैं कभी फेल नहीं हुआ, राइट। एक पार्टिकुलर सिनारियो आया था, वो एक डिफरेंट सिनारियो था, बट नॉर्मली मैं कभी अपने सीए फाइनल में कभी फेल नहीं, सीए एग्जाम में कभी फेल नहीं हुआ, सीए की जर्नी में कभी फेल नहीं हुआ। एंड तुमको पता है बस 200% श्योर कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। आई वॉज 200% श्योर कि कभी मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने वो सेट ऑफ पॉलिसीज फॉलो किया था, मैंने वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो किया था। और जब आप वो फॉलो करते हो ना, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके एग्जाम्स क्लियर ना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तुमको कंसिस्टेंट रहना होता है, तुमको चीज़ों को त्यागना होता है, तुमको चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है, तुमको इस कोर्स को कुछ वक्त के लिए प्रायोरिटी देनी होती है, प्रायोरिटी ओवर ईच एंड एवरीथिंग, जो हम लोग नहीं देते। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता है, राइट। सो इजली यू डोंट गेट द सक्सेस। जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे तो मेरे साथ ना एक चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी एक चीज़, कि मुझे पता था कि दिस इज द ओनली थिंग आई हैव टू डू इन लाइफ। मुझे पता था दिस इज द ओनली थिंग, मतलब जो मेरे लिए जरूरी है, मुझे अचीव करना ही होगा। क्योंकि उस वक्त हालत ऐसे थे, उस वक्त प्रॉब्लम्स ऐसे थे, सिनेरियोज ऐसे थे कि मतलब बहुत फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे घर में, एक्सट्रीम फाइनेंशियल इश्यूज। मैंने एकदम जो हाई होता है ना, उस हाई से एकदम लो देखा है। अपने बचपन में मैंने ऐसा टाइम भी देखा है जो बोलता है ना कि यू आर फेड विद अ गोल्डन स्पून। और उसके बाद मैंने ऐसा टाइम भी देखा है, ऐसा वक्त भी देखा है जब 6 से 7 साल एक कमरे के घर पे हम लोग रह रहे हैं और वहां पे सब रह के मैनेज कर रहे हैं। एक छोटा सा घर जिसमें सिर्फ 2 कमरा है, सटे हुए कमरे हैं, एक वॉशरूम है, उसी को सब यूज कर रहे हैं, किचन भी वही है, गेस्ट आ रहे हैं वहीं आ रहे हैं। वो फेज भी देखा 6-7 साल लाइफ का। और वही फेज था जिसमें मैंने अपनी सीए जर्नी कंप्लीट करी थी। तो पार्टिकुलरली मुझे ये पता था कि यार अगर कुछ करना है तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ में और कुछ नहीं है। जो बैकग्राउंड है वो इतना खराब हो चुका है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना खराब हो चुका है कि लाइफ में चारों तरफ स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिख रहा है। माई मदर एट दैट टाइम यूज टू वर्क हार्ड फॉर द बेसिक एक्सपेंसेस। प्रैक्टिकली तुमको सच बता रहा हूँ मैं, कि वो उस वक्त टिफिन बेचती थी, वो उस वक्त टिफिन बेचती थी, वो उस वक्त छोटे मोटे काम करती थी कि घर का खर्चा निकल जाए। उसके बाद भी घर का खर्चा निकलना उतना ईजी नहीं था, राइट, क्योंकि उससे मॉडरेट इनकम आता था। अगेन वो भी फुल टाइम पार्टिकुलरली काम नहीं कर पाती थी, वो भी फुल टाइम पार्टिकुलरली काम नहीं कर पाती थी बिकॉज मेरे सिस्टर थी जिसको मेंटल इश्यूज थे। एंड उसकी वजह से ऐसा होता था कि मेरी मदर कभी भी फुल टाइम काम नहीं कर पा रही। एंड प्रैक्टिकली मुझे भी पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होती थी बिकॉज वो 2 कमरे का ही घर था और एट द सेम टाइम शी वॉज हैविंग दोज मेंटल इश्यूज। एंड मेरे फादर को भी कुछ हेल्थ कंसर्न्स थे जिसकी वजह से उस वक्त इनकम सोर्स एकदम डिटेरियोरेटेड था। एंड हमारे कुछ रिलेटिव्स थे जो पार्टिकुलरली तुम बोल सकते हो कि जिनकी वजह से बस घर चल रहा था। उस सिचुएशन में मैंने सीए की जर्नी में घुसा है। बट आई वॉज वेरी पैशनेट, आई वॉज वेरी डिटरमाइंड कि नहीं लाइफ में कुछ करना है, ऐसे तो लाइफ में नहीं जीना। आई वॉज वेरी पैशनेट, आई वॉज वेरी डिटरमाइंड। और कहता नहीं कि आप जब डिटरमाइंड होते हो ना, आप जब पैशनेट होते हो ना किसी चीज़ के लिए, आप जब दिल से किसी चीज़ को चाहते हो ना, तब मतलब कायनात आपका साथ देती है, डेस्टिनी आपका साथ देती है, द डेस्टिनी डू हेल्प्स। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, होता है हर किसी के लाइफ में होता है, कहीं ना कहीं से कोई पॉजिटिव रे ऑफ होप आता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी मेरा लाइफ में भी ऐसा ही हुआ कि वन ऑफ आर डिस्टेंट रिलेटिव्स जिनसे कोई मतलब भी नहीं है, उन्होंने ऑफर किया कि ठीक है इसकी पढ़ाई के लिए मैं खर्चा दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ लोन, जो लेटर ये मुझे रिपे कर देगा। तो ऑन दैट बेसिस आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। और अब लाइफ में पता था कि बेटा जो है ये है, अगर इस डिग्री में भी कुछ नहीं कर पाया तो मतलब वहां तो लोन भी रिपे करना है, डिग्री में भी अगर कुछ नहीं निकला, मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ट्रेडिशनल पूंजी रखी हुई है, ट्रेडिशनल बिजनेस रखी हुई है जिसको मैं चला लूंगा। तो कोई ऑप्शन ही नहीं था क्लियर करने के अलावा। तो उस वक्त बहुत रिग्रेट फील होता था कि यार कोई ऑप्शन नहीं है, कैसी लाइफ है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज दैट बिकेम माई बिगेस्ट मोटिवेशन। ठीक है, दैट बिकेम माई बिगेस्ट मोटिवेशन। एंड स्टार्टिंग से तुमको पता, आई वॉज नेवर ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मतलब स्टार्टिंग से आई वॉज नेवर ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नेवर ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, बट आई वॉज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड ए वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। मेरे अंदर एक ही खूबी था कि मैं रैंकर कैटेगरी का स्टूडेंट तो नहीं हूं, बट मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं, एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट हूं, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूं, जो हार्ड वर्क करना जानता है और साथ में स्मार्ट वर्क करना जानता है और कम टाइम में बेटर चीजें अचीव करना जानता है। तो दैट वाज द फिलोसॉफी आई है। तो सबसे पहले जब मैंने एग्जाम दिया, हमारे वक्त में सीपीटी था, तो जब मैंने एग्जाम दिया सीपीटी का, तो उस पार्टिकुलर सिनेरियो के अंदर भी
लाइफ में बाकी सारी चीजें साइड कर दी थी, लाइफ में बाकी सारे कंसर्न साइड कर दिए थे, बस एक ही ऑब्जेक्टिव था, कुछ भी हो एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट। तो घर में बहुत प्रॉब्लम्स थे, काफी सारी डिफिकल्टीज थी, राइट। उस पार्टिकुलर सिचुएशन में लोन लेकर मैं दिल्ली में ही आया था फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर करने के बाद। सीपीटी का एग्जाम वहीं से दिया, अपने होम टाउन से दिया, काफी डिफिकल्टीज में दिया, काफी प्रॉब्लम्स में दिया, क्योंकि वो 7-8 साल पहले तो उस वक्त असम में वो इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज भी बहुत था, दिन में 7-8 घंटा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था, एंड हमारे पास इन्वर्टर के तक पैसे नहीं थे, तो पार्टिकुलरली कैंडल लाइट ऑन करके गर्मी में पढ़ाई होती थी, प्लस सामने का शोर शराबा, प्लस घर के अंदर का डिस्टर्बेंस, 2 कमरे का घर, उस पार्टिकुलर सिचुएशन में पढ़ाई करके, बट आई वॉज वेरी श्योर कि मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जहां पे ऐसा होता था कि मैं क्लास से आके रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वाट एवर द सिचुएशन में भी, मुझे पता होता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पता होता मुझे चीज़ें रिवाइज करनी है, मुझे पता होता था मुझे लिख के चीज़ें देखनी है। स्टार्टिंग से मेरे अंदर एक बहुत अच्छी हैबिट थी, मैं चीज़ों को लिख के देखता था। मेरा कम से कम सीपीटी में 3-4 हज़ार पेजेस का नोटबुक भर गया होगा, जो मैंने सिर्फ खुद लिख के भरा है। आई वॉज वेरी श्योर कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जब सीपीटी का एग्जाम दिया, रिजल्ट का वेट भी नहीं करा, दिल्ली आ गया इंटर की कोचिंग्स लगाने, क्योंकि उसका था कि बाहर से करना है, तो पार्टिकुलरली रिजल्ट का वेट भी नहीं किया, रिजल्ट क्लियर हो गया, राइट, एंड इंटर की कोचिंग स्टार्ट कर दी। दैट शेड्यूल वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग। आपके अंदर तो फिर भी मतलब अब क्या है कि एक थोड़ा सा कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस क्यों है कि आप लोग एक इंस्टीट्यूट में बैठकर ओवरऑल अपनी लगभग सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं अंडर द सेम रूफ, और आज के टाइम पे यही ट्रेंड चल रहा है नॉर्मली कि ठीक है, कोई बच्चा अपना एक इंस्टीट्यूट चूज करता है और वहां अंडर द सेम रूफ सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेता है। उस वक्त तो ऐसा था 7-8 साल पहले, इंटर के अंदर भी ऐसा क्रेज होता था, हर सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट वाज लाइक कि मैं अलग टीचर से क्लास लूंगा, अलग टीचर से क्लास लूंगा। दैट वाज द थिंग आई आल्सो फेस्ड। विंटर्स में दिल्ली के ठंड में तुम लोग ने क्या फेस करा है? कुछ भी फेस नहीं किया है। विंटर्स में दिल्ली के ठंड में, आज दिल्ली का जो टेम्परेचर होता है, 7-8 साल पहले चेक करना, तुम लोग दिल्ली में ही रहे हो तो यू मस्ट बी हैविंग दैट आइडिया। उस वक्त ठंड और एक्सट्रीम था, 3-4 डिग्री का टेम्परेचर हुआ करता था। उस वक्त ऐसा होता था कि लक्ष्मी नगर रह रहा हूँ, सुबह टैक्स के क्लास के लिए पीतमपुरा जा रहा हूँ, सुबह 7 बजे पीतमपुरा पहुंचना है एक्सट्रीम ठंड में। यहाँ से ऑटो से रेलवे गेट तक जा रहा हूँ, वहाँ से मेट्रो पकड़ रहा हूँ, वहाँ से पीतमपुरा के लिए भाग रहा हूँ, फिर क्लास कर रहा हूँ, फिर वो क्लास खत्म हो रही है, फिर अगली क्लास अकाउंट्स की है जो लक्ष्मी नगर में है, फिर लक्ष्मी नगर भाग के आ रहा हूँ, फिर इवनिंग को एक और क्लास है। इस तरीके से रात को 9 बजे घर पहुंच रहा हूँ। कोई ऑल्टरनेटिव डे कोई एक क्लास कम हुआ तो जल्दी पहुंच गया, वरना डेली रात को 9 बजे फिर घर पहुंच रहा हूँ। 3-3 क्लासेस का बर्डन है, 3-3 क्लासेस का बैकलॉग है, वो सारी चीज़ें चल रही थी, वो मैंने भी फेस किया उस पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। लेकिन एक डिटर्मिनेशन रहता था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे उस वक्त 4 घंटे सोऊं, चाहे उस वक्त 5 घंटे सोऊं, रात को रिवाइज करना है, कुछ भी हो जाए रात को रिवाइज करना है। कितनी बार ऐसा होता था क्लास में नींद भी आ रही है, कितनी बार ऐसा होता था जानबूझ के 1-2 क्लास कैंसिल भी कर देता था कि घर में रिवाइज हो जाए, पेंडिंग टॉपिक बाद में कवर कर लूंगा लेकिन रिवीजन ना छूटे। उस तरीके से कर करके वो सारी चीजें मैनेज करी। उसके बाद फाइनली जैसे तैसे कोचिंग्स खत्म करके फिर जब घर पहुंचा तो देखा कि भैया वहां पे बस अब टाइम बाकी नहीं है, 3 महीने बाकी हैं, एंड अब 3 महीने बाद क्या है, एग्जाम्स है। बिलीव नहीं करोगे, वो 3 महीने मैंने दिन और रात एक कर दिया। मतलब ऐसा जुनून था, ऐसा पागलपन था, मुझे नहीं पता कि आज से पहले, उससे पहले मैंने जिंदगी में कभी उतनी पढ़ाई नहीं करी थी, ना 10th में, ना 12th में, ना 8th में। आई वॉज ऑलवेज थोड़ा बहुत कैजुअल, बट उस सिचुएशन में लगा यार कि मतलब जो करना है इसी डिग्री से करना है, आई कैन नॉट जस्ट एफर्ड टू फेल, और मेरे पास 3 ही महीने का टाइम है। तो इट वॉज लाइक कि 3 महीने मैंने दिन रात एक कर दी, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इश्यू हो, मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। डेली बेसिस में आई वॉज वेरी विगरस, चाहे दोस्त का बर्थडे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे फैमिली का फंक्शन हो मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम बिलीव नहीं करोगे, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि मेरे घर से 10 मिनट दूर मेरी सिस्टर रहती है, बुआ की डॉटर रहती है, उन लोग के फ्लैट का इनॉग्रेशन था, मुझे आज भी याद है। कोलकाता दिल्ली तक से रिलेटिव्स आए, मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? 10 मिनट की बात नहीं है, मुझे पता था मैं 10 मिनट के लिए जाऊंगा, बट मेरा ध्यान 2-3 घंटे के लिए डिस्ट्रैक्ट होगा, मैं नहीं गया। तो प्रैक्टिकली रिलेटिव्स ने बोला भी मतलब ये ऐसा क्या पढ़ाई करता है, ये ऐसा क्या करता है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इसको मतलब नहीं है। मैंने कोई बॉदरेशन नहीं दिया। दिवाली में हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के, मुझे किसी पटाखे से मतलब नहीं था, मुझे किसी क्रैकर से मतलब नहीं था। इस तरीके से उस एनवायरनमेंट में पढ़ाई करी, एंड आई वाज वेरी मच डेडिकेटेड कि नहीं भैया एग्जाम क्लियर करना है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, इंटर के अंदर भी जैसे स्पेशली ऑडिट का सब्जेक्ट था, लॉ का सब्जेक्ट था, मैंने 1000 पेज का नोटबुक भरा, लिख लिख के देखा। उस वक्त टेस्ट का ना इतना फैसिलिटी नहीं था, 7-8 साल पहले उस वक्त टेस्ट इतना फैसिलिटी था ही नहीं।
अब लगता है कि उस वक्त टेस्ट का और ये जो मैराथन रिवीजन का फैसिलिटी अगर इतना होता तो कितना अच्छा होता। उस वक्त ना ये रिवीजन का इतना फैसिलिटी था, ना टेस्ट का इतना फैसिलिटी था कि हर कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। टेस्ट बोल के तो कुछ होता भी नहीं था, तो टेस्ट तो देना पॉसिबल भी नहीं होता था, लेकिन लिख लिख के हजार हजार पन्ने भरे। इस डेडिकेशन के साथ, इस जुनून के साथ एग्जाम दिया एंड आई गिव द एग्जामिनेशन। अब पता, जब आप उस शिद्दत, उस प्योरिटी के साथ एग्जाम देते हो ना, तो अब मैंने एग्जाम्स दिए, मैंने बोथ ग्रुप्स दिया। पहले से मैं बहुत स्मार्ट स्टूडेंट था, मेरा एरियाज मार्क था, ये 3 मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स के अंदर भी जो आईडीटी का पोर्शन है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो मेरा वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन मार्क था। टैक्स के अंदर, डीटी के अंदर मुझे पता था कि मेरा फलाना वीक टॉपिक है, तो वो मेरा मार्क था। मेरा लॉ स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो मेरा लॉ एकदम फिक्स था कि भाई मुझे लॉ में ज़्यादा अच्छे से करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर एग्जाम दी। एंड उसके बाद आप बिलीव करोगे, रिजल्ट आया, आई क्लियर्ड माई एग्जामिनेशन। 8 में से 3 सब्जेक्ट में मुझे .40 नंबर आए। 8 में से 3 सब्जेक्ट में .40 नंबर मुझे आए। अब लोग बोलेंगे किस्मत है, पीपल विल से किस्मत है। हाँ वो किस्मत है वहां पे, बट प्रैक्टिकली उस लेवल की किस्मत आपको तब मिलती है ना जब आप इतने डेडिकेटेड होते हो, इतने हार्डवर्किंग होते हो, इतनी शिद्दत के साथ उस चीज को दे रहे होते हो कि मतलब वहां पे ना डेस्टिनी भी आपका हेल्प कर रहा होता है। इवन द डेस्टिनी हेल्प्स यू। तो वहां भी मैंने एक बार में क्लियर किया एंड यू कैन नॉट बिलीव द लेवल ऑफ हैप्पीनेस जो उस वक्त मिला लाइफ में। मतलब मैं आज भी तुमको बोल रहा हूँ कि जब मैंने इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर किए थे ना, उस वक्त जो खुशी मिली थी ना, जिंदगी में आज तक उतनी खुशी कभी नहीं मिली है। इंक्लूडिंग द डे आई बिकम ए सीए, इंक्लूडिंग द डे आई बिकम ए सीए, इंक्लूडिंग द डे बहुत सारे लाइफ में इवेंट्स हुए, घर लिया, गाड़ी ली, शादी हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कभी भी लाइफ में उतनी खुशी नहीं मिली जो उस वक्त मिला। आई स्टिल रिमेंबर द एक्सट्रीम सिचुएशन कि आई वाज डांसिंग ऑन द रोड्स, की मतलब अलग लेवल की खुशी थी जब वो कंप्यूटर स्क्रीन में रिजल्ट देखा। एक अलग ही लेवल का खुशी था, मतलब बिलीव मी वो दिन वापस आ ही नहीं सकता। तब लगा कि यार जितना भी ये हार्डवर्क किया था ना, सब वर्थ इट था, सब वर्थ इट था। अब देखो सेम चीज, अब मैंने हमेशा लाइफ में अपने रूल्स फॉलो करे, हमेशा लाइफ में अपना स्टैंडर्ड फॉलो करा, सब चीज मैंने कॉम्प्रोमाइज करके रखा। सीए कोर्स को प्रायोरिटी दी, सीए कोर्स की रिस्पेक्ट करी, सीए कोर्स की इज्जत दी। अब फाइनल स्टेज में क्या हुआ, फाइनल में जब आया ना, तो थोड़ा बहुत होता है ना, आदमी फेडअप हो जाता है, थोड़ा बहुत आदमी डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाता है, थोड़ा बहुत आदमी फेडअप भी हो जाता है, थोड़ा बहुत आदमी डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाता है कि यार इतना टाइम से सेम चीज चलते आ रहा है। प्लस हम लोग आर्टिकलशिप में जाते हैं, तो वो एक थोड़ा काम के ट्रैक में घुस जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। प्लस मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया, तो वहाँ पे आदमी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इंटर में आई वाज वेरी मच डेडिकेटेड, इंटर में आई वाज वेरी मच कमिटेड कि भाई बोथ ग्रुप देना है, निकालना है। अब फाइनल के एग्जाम आया, द सेम स्टूडेंट वापस से सेम स्टेज है, उस वक्त 2 साल मिला था कोचिंग्स खत्म करने के लिए भी, 2 साल पहले से क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट किया, बट जाके वो फिर एग्जाम से 3-4 महीना पहले तक ही खत्म हुआ। वापस से अगेन डिसाइड करना था बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप। इंटर में सेम बच्चा, इंटर में सेम बच्चा, हालत और खराब थी, बोथ ग्रुप का चैलेंज लिया, 18-19 घंटे पढ़ा, लाइफ में हर चीज छोड़ दी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि यार किसी दोस्त का बर्थडे तो वहां भी चले जाते हैं, इतने साल हो गए दिवाली नहीं बनाए, दिवाली भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई उस वक्त भी कर रहा हूँ, बट उस वक्त कॉम्प्रोमाइज करने का मन नहीं कर रहा, उस वक्त कुछ सैक्रिफाइस करने का मन नहीं कर रहा। लगता है यार सब कुछ करते रहो, साथ साथ मैनेज हो जाएगा। आई डिसाइडेड कि एक ग्रुप देना है, तो मैंने एक ही ग्रुप का डिसीजन दिया, ग्रुप 1। कभी भी मैं लाइफ में आज तक फेल नहीं हुआ था, कभी भी आज तक लाइफ में फेल नहीं हुआ था, राइट। अब जब मैंने ग्रुप 1 के एग्जाम्स दिए, तो पहले एग्जाम तो ऐसा था, मतलब अकाउंट्स का ऐसा था कि भाई मतलब फट के हाथ में आ गया। प्रैक्टिकली एग्जाम से आकर मतलब घर में आके रोया हूँ, मतलब कि क्या हुआ ये, मतलब फट के हाथ में आ गया कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये लेवल है, लिख नहीं पा रहा हूँ पेपर, मतलब 70 नंबर का अटेम्प्ट किया मैंने, टाइम खत्म हो गया, तो फट के हाथ में आ गया था। एक आधा जगह ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो गया था। उसके बाद ठीक है, फिर हिम्मत बांध के बाकी पेपर्स वगैरह दिए, एग्जाम्स वगैरह दिए, वापस से रिजल्ट आया दिस टाइम, और फिर तब सेकंड ग्रुप की तैयारी तो चल ही रही थी साथ साथ। दिस टाइम आई गॉट 199 मार्क्स, दिस टाइम आई गॉट 199 मार्क्स। एफआर में आया मेरा 31 मार्क्स एंड आई डिडंट क्लियर द एग्जामिनेशन। अब लॉ में आ गया था, 70 आ गया था लॉ में, क्योंकि लॉ में स्टार्टिंग से ही था कि मतलब फुल फ्लैजेड तरीके से प्रिपरेशन था कि लॉ मेरा स्ट्रेंथ है तो उसको छोड़ना नहीं है, और लॉ के लेवल ऑलवेज डिटरमाइंड कि मतलब पढ़ाना भी है, सब कुछ है। तो लॉ में 70 आ गया था। उसके बाद
फिर वापस से मैंने पॉजिटिविटी ड्रॉ करी, बहुत नेगेटिव हो गया था बट पॉजिटिविटी ड्रॉ करी कि ठीक है शायद सेकंड ग्रुप अपने आप में क्लियर करना डिफिकल्ट होता, बोलकर भगवान ने लॉ में एग्जम्पशन दे दिया। तो टेकिंग दैट पॉजिटिविटी आई स्टार्टेड स्टडिंग। अब बिलीव करोगे, अब दोबारा से वो जो जुनून, वो जो पैशन, वो डेडिकेशन खो गया था ना, अब दोबारा से आ गया। अब ऐसा हो गया प्रैक्टिकली कि मुझे दिन रात बस ये डिग्री दिखाई देती है। मेरा सपना था उस वक्त, मेरा जो विजन था, पैशन था, टू बिकम ए वेरी रिनाउंड टीचर फॉर ऑडिट एंड लॉ। मुझे ऑडिटोरियम दिखाई देता था, मैं 10-15 मिनट के लिए भी पावर नैप लेता था, मुझे ऑडिटोरियम दिखाई देता था कि मैं ऑडिटोरियम में, लार्ज ऑडिटोरियम में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। दैट वॉज द थिंग आई यूज्ड टू सी। और मतलब वापस ऐसा हुआ कि मैंने 3-4 महीना हर चीज़ छोड़ दिया, सारी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करी, सब कुछ छोड़ दिया, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ सेट असाइड करके 4-5 घंटे सो रहा हूँ, लगातार 4-5 घंटे सो रहा हूँ, पावर नैप्स ले रहा हूँ, 10-15 मिनट, 15 मिनट का पावर नैप्स ले रहा हूँ, पावर नैप्स ले लेके रिवाइज कर रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने तुमको बोला, मेरे अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, आई वॉज ऑलवेज ए स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट। उस चीज़ ने मेरे को लाइफ में बहुत हेल्प करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल CA फाइनल में जो मेरे दोस्त थे, वो IDT वगैरह की, DT वगैरह की कोचिंग्स लगा रहे थे 300 घंटे की, 350 घंटे की। मैंने सोचा यार इतना टाइम लगा दूंगा तो पढ़ूंगा कब। तो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग ढूंढी, ऑनलाइन कोर्सेज तो उस वक्त थोड़ा बहुत ही स्टार्ट हुआ था, तो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज ढूंढे कि अच्छा यार 150 घंटे का कोर्स है, 120 घंटे का कोर्स है, कोई बात नहीं 70-80% भी टीचर करा देगा तो बाकी खुद से मैनेज कर लूँगा। ये सोच के मैंने वो कोर्सेज ढूंढे, 120 घंटे में उन कोर्सेज को कवर किया। और प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि मेरा सिस्टम फिक्स था, सामने वाला 300 घंटे का कोर्स देख रहा है, मैं वो 120 घंटे का कोर्स देख रहा हूँ। 40 दिन में मेरा सिलेबस खत्म, 40 दिन में उसका 30% सिलेबस हुआ है। उसके बाद मैंने दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, कुछ टॉपिक्स अगर टीचर ने नहीं भी कराए 15-20%, उसको स्टडी मैट से नोट करना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, जब तक प्रैक्टिकली 300 घंटे लगाकर उसकी कोचिंग खत्म हुई, मेरा वही सब्जेक्ट IDT 3 से 4 बार रिवाइज हो चुका है विथ रिटन प्रैक्टिस। तो उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। तो इस तरीके से जुनून के साथ, पागलपन के साथ दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। अब लाइफ के अंदर, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ लाइफ के अंदर कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में ना मेरी किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में मेरी किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे कि इंटर में पार्टिकुलरली 2 सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के अंदर 40 नंबर आके मैं पास हुआ, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे लाइफ में ना किस्मत ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। और आप देख सकते हो कि फाइनल में फर्स्ट ग्रुप में क्या हुआ कि 199 मार्क्स। अब जाकर जब मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जुनून के साथ उस चीज़ में लग गया, एग्ज़ाम से ठीक नवंबर में एग्ज़ाम है, वो 2015 नवंबर में एग्ज़ाम था, नवंबर से स्टार्ट था। अक्टूबर फर्स्ट वीक में संडे के दिन मेरे पास ICAI से कॉल आया कि सर आपने रिवैल्यूएशन में पेपर अप्लाई किया था तो आपका क्लियर हो गया, वी हैव क्लियर्ड योर फर्स्ट ग्रुप एग्जामिनेशन। अब समझ नहीं आ रहा था कि मतलब उस वक्त खुश हूँ, ICAI मतलब सेलिब्रेट करूँ या ICAI को गालियाँ दूँ, समझ नहीं आ रहा था। क्यों खुशी इस चीज़ की, यार एग्जाम क्लियर हो गया रिवैल्यूएशन में। एंड उस वक्त तो रिवैल्यूएशन स्टार्ट ही हुआ था, वो सेकंड अटेम्प्ट था रिवैल्यूएशन का। एक अटेम्प्ट में 200 या 300 बच्चे रिवैल्यूएशन में क्लियर होते थे, तो रिवैल्यूएशन में क्लियर हो गया और गालियां इसलिए कितना लेट। बट अगेन आई रियलाइज वन थिंग कि वापस से जब मैंने पैशन, जुनून, डेडिकेशन सब कुछ लगा दिया तो किस्मत ने फिर से साथ दे दी। लेकिन अभी तक क्या था, बोर्ड ग्रुप के हिसाब से तैयारी हो रही थी, अब 20-25 दिन बाकी था, तो फुल फ्लैजेड वे में अकॉर्डिंगली तैयारी स्टार्ट करी। अब मेरे साथ क्या था, कहीं भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, कहीं भी। और ये चीज़ मैंने देखा है, लोग इसकी वजह से ना लाइफ में टकते हैं प्रैक्टिकली। जैसा मैंने बताया कि आई हैड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। उसके बाद भी टैक्स में मेरा खाली एक एरिया वीक रह गया था, एक्साइज का, खाली एक एरिया वीक रह गया था, बाकी मेरा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छा था एंड इनडायरेक्ट टैक्स मेरा स्कोरिंग जोन था, बट एक एरिया वीक रह गया था एक्साइज का। और उस वक्त ना वो रिवीजन वीडियोस का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था कि भाई तुमको हर टॉपिक का रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, किसी टीचर ने अच्छे रिवीजन वीडियोस दिए हुए हैं कि मैं रिवाइज कर लूँ। तुम बिलीव करोगे उस वक्त भी मैंने सिर्फ एक्साइज के लिए 4-5 हज़ार की फास्ट ट्रैक कोर्स लिए एक टीचर की, सिर्फ एक्साइज देखने के लिए। जबकि जो मेरे दोस्त हैं जिनको मॉनिटरी वाइज कोई इश्यूज नहीं है, दे वर लाइक कि पागल है कि एक टॉपिक के लिए क्लास लेंगे। एंड आई वाज लाइक कि अगर मेरा उस एक टॉपिक के लिए क्लास लेकर अगर मेरा 7-8 मार्क भी इंक्रीज हो गया तो वो पैसा मेरा वसूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइनल में मैंने कॉस्टिंग की 3 बार क्लासेस लगाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा था। जबकि जो मेरे दोस्त हैं, अरे यार लग गया तो लग गया, और किसके पास इतना पैसा वेस्ट करने के लिए। सो दैट वाज द माइंड सेट। मेरे माइंड में क्या था कि अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, लोन इंक्रीज हो रहा है, जो भी हो रहा है, मुझे पता है कि अगर मैं CA बन जाऊंगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो झटके में रिकवर कर लूंगा मैं। दैट वाज द कॉन्फिडेंस आई हैड। अगेन एग्जाम्स दिए, रिजल्ट आए,
दोबारा से 2 सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आए डॉट, डीटी एंड कॉस्टिंग, 40 मार्क डॉट, एंड आई क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। एग्जाम्स क्लियर हो गया। एंड दिस जर्नी वाज लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उस 2 कमरे में कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज है, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शोर शराबा है, वहाँ मेरी सिस्टर जो है वो रो रही है, उसके रोने की आवाज़ है, घर में डिस्टर्बेंस चल रही है, घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। उन सब चीज़ों के बीच उन सब को इग्नोर करके, उन सब को साइड करके इस कोर्स को प्रायोरिटी देते वक्त, और सीए कोर्स की तरफ रिस्पेक्ट इतना था कि अगर कोई सीए कोर्स को कुछ बोल दे तो आई कुडंट टॉलरेट, कि नहीं जो है ये है। तो उस शिद्दत के साथ, उस डेडिकेशन के साथ जब आप किसी चीज की तरफ आगे बढ़ते हो ना, आपको लाइफ में कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम क्लियर करने के लिए। नो वन कैन पार्टिकुलरली स्टॉप यू, राइट। आप में से किन लोगों ने ना मेरा फर्स्ट डे अटेंड किया था, जो फर्स्ट क्लास मैंने इंटर का यहाँ पे लिया था? ओके, काफी लोगों ने अटेंड नहीं किया था मतलब। तो उस वक्त मैंने एक सॉन्ग सुनाया था, तो वो पार्टिकुलरली जो सॉन्ग था ना, वो मुझे मिला फाइनल के स्टेज में, एंड आई वाज लाइक कि अरे यार ये मुझे ना पहले क्यों नहीं मिला। बिलीव मी दैट वन सॉन्ग ऑल्सो सेव्ड माई लाइफ, मतलब दैट सॉन्ग ऑल्सो चेंज माई लाइफ। मतलब उसने इतना मोटिवेट किया लिटरली, कि दैट पार्टिकुलर सॉन्ग चेंज माई लाइफ। एंड उसके बाद जब मैं सीए बन गया, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे जितने फेस टू फेस बैचेस हुए, हर बैच के अंदर जब भी मैं वो सॉन्ग प्ले करता था, तो प्रैक्टिकली एवरीवन वाज लाइक कि सर इस गाने ने तो मतलब चीजें ही चेंज कर दी, इस सॉन्ग ने तो एक अलग ही गूज़बम्प क्रिएट कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, ठीक है। तो मतलब आप कोई चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे ना, तब उस चीज का रिजल्ट आएगा। लेकिन तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग बोलते हो यार कि मतलब मुझे एग्जाम क्लियर करना है, बट एग्जाम क्लियर करना तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी में है ही नहीं। तुमने अपने लाइफ में 10 और डिस्ट्रैक्शंस पाल रखे हैं, 20 और डिस्ट्रैक्शंस पाल रखे हैं, तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। लेकिन देखो, अगर तुमको सक्सेस अचीव करना है ना, तो तुमको इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तुम्हारे सिंपल एक्सक्यूज हो जाते हैं, सर मैं 8 बजे घर पहुंचता हूं सर, 7 बजे घर पहुंचता हूं सर, 3 क्लास हो जाते हैं सर, कैसे रिवाइज होगा? पॉसिबल ही नहीं है रिवाइज करना। तो फिर भाई कोचिंग क्यों ले रहे हो? मत लो। जब तुमको रिवाइज ही नहीं करना, जब तुमको कुछ नहीं करना, तुम बोल रहे हो कि बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता, तो कोचिंग से मत लो। यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू मैनेज प्रैक्टिकली। चाहे तुम्हें सुबह 4 बजे उठना पड़े। जैसे एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है कि तुम क्लासेस से गए, क्लासेस से जाकर तुम कुछ ना करो, तुम बात ना करो, किसी से कुछ ना करो, तुम सीधा सो जाओ 1 घंटे, सीधा सो जाओ 1 घंटे, किसी से बात ना करो, कुछ ना करो, घर गए, सीधा फोन स्विच ऑफ किया, 1 घंटे अलार्म लगा के सो गए, 1 घंटे बाद उठे, और फिर तुम्हारे पास टाइम है कि भाई मेरे पास अब 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, मुझे बैठ के दबा के पढ़ना है। एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि तुमसे उस वक्त नहीं हो पा रहा, तो रात को सो जाओ, 9 साढ़े 9 बजे सो जाओ, सुबह उठ जाओ 4 बजे, रात को 1 घंटा रिवाइज करके सुबह उठ जाओ 4 बजे, पैशनेटली उठ जाओ, जुनून के साथ उठ जाओ। अब सुबह उठ के मेरे को क्या करना है, वो चीज कवर करनी है। आप लोग सर कैसे होगा, तो भाई कैसे होगा तो तुम ये कोर्स क्यों कर रहे हो? करना होगा, उसी तरीके से तुमको सक्सेस मिलता है, एंड ऑल सक्सेसफुल पीपल डू दैट। क्लासेस खत्म कर लिया, घर में 6-7 बजे पहुंचे, थक गए, हार गए, उससे कुछ नहीं होता। तुम चाहे रात को 10 बजे भी घर में पहुंचो, यू हैव टू एंश्योर कि भैया 2 घंटे लगाकर, चाहे रात को 1 घंटा कम नींद पूरी हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, घर जाओगे, घर जाकर थोड़ा दोस्तों से बातें करोगे, थोड़ा फोन यूज करोगे, थोड़ा सोशल मीडिया देखोगे, थोड़ा चिल पिल करोगे, फिर लगेगा टाइम चला गया। जबकि अप्रोच क्या होना चाहिए कि अगर ये कोर्स तुम्हारी प्रायोरिटी है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए कि घर जाकर भैया फोन को साइड किया, फोन स्विच ऑफ करा, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे दुनिया जहां से मतलब नहीं है। यू हैव टू कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। मुझे 1 घंटा सोना है इस वक्त, क्योंकि मुझे पता है मैं पूरे दिन का टायर्ड हूं, एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि मैं तुमको बोलूंगा भैया पूरे दिन का टायर्ड हो, क्या फर्क पड़ता, जाओ पढ़ना स्टार्ट कर दो। पॉसिबल ही नहीं है, मशीन तो होनी। तो मुझे पता है कि मैं पूरे दिन का टायर्ड हूं, मैं पूरे दिन का एग्जॉस्टेड हूं, मुझे 1 घंटा एकदम पावरफुल स्लीप लेना है। या किसी का 30-40 मिनट से काम चल जाता तो 30-40 मिनट पावरफुल स्लीप लेना है। किसी का 15 मिनट के पावर नैप से काम चल जाता तो 15 मिनट का पावर नैप लेना है। हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, हर किसी का नेचर अलग अलग होता है।
तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। कुछ लोगों को 15 मिनट का पावर नैप भी मिल जाए ना तो वो भी उनके लिए सफिशिएंट होता है, और कुछ लोगों को 1 घंटे की पावरफुल स्लीप चाहिए। तो जो भी तुमको चाहिए, फिर तुम पढ़ रहे हो, नींद आ रही है, स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है, मेडिटेट करो, मेडिटेट करके दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो। एंश्योर करो कि मुझे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करने हैं, एंश्योर करो मुझे उसका क्वेश्चन भी देखना है, मुझे लिख के भी करना है, मुझे सब चीज करना है। क्या होगा यार लाइफ में 2-3 घंटे में अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस आउट कर लूंगा, ज्यादा अपने आप को चैलेंज कर लूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। इतना स्ट्रेस आउट तुमको एग्जाम से 4-5 महीने पहले ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि तुम अभी मान लो इंटर के एग्जाम भी क्लियर करते हो, उसके बाद फाइनल का भी स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट डे से तुमको अपने आप को उतना ही स्ट्रेस आउट करना होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहता है अपने पास, बट एटलीस्ट जब 4-5 महीना बाकी रहता है तो तुमको अपने आप को उस जोन में ले जाना ही पड़ता है। बट तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो, फिर बोलते हो सर कॉन्सेप्ट ही रिवाइज नहीं होता, क्लास का रिवाइज नहीं होता, कब रिविजन करे। भैया तुमको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना होगा, तुमको जो टीचर करा रहा है वो भी रिवाइज करना होगा, तुमको लिख के भी देखनी होंगी, तुमको एग्जाम तक 3 से 4 बार भी रिवाइज करना रहेगा। और वो कैसे होगा? वो वैसे होगा कि भैया क्लास से जाते ही इमीडिएटली रिवाइज करो, रिवाइज करके उसके शॉर्ट नोट बनाना है, शॉर्ट नोट बनाओ, मार्किंग करनी है, मार्किंग करो, क्या क्या रेलिवेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि जब तक तुम्हारे क्लासेस खत्म हो तब तक रिवाइज भी हो जाए, और तुम्हारे पास या तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स रेडी हैं या तुम्हारी मार्किंग्स रेडी हैं, कि तुम अब जैसे उसके बाद रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो यू हैव दोज मार्किंग्स अवेलेबल, यू हैव दोज शॉर्ट नोट्स अवेलेबल, कि जिसको तुम फटाफट रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा अगर अभी तुम अपने क्लासेस के साथ वाला टाइम यूटिलाइज करोगे। अगर वो नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस राइट नाउ। जब तक तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर लेते, दिस कोर्स शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और अगर तुमको वो प्रायोरिटी नहीं देना है तो तुमको सीए कोर्स चूज नहीं करना चाहिए था, फिर तुमको एमबीए या कुछ करना चाहिए था। एवरी कोर्स, मतलब तो तुम किसी भी अच्छे कोर्स की बात कर लो, किसी भी तुम अगर आईएएस कर रहे होते तो तुमको क्या लगता है आईएएस करने के लिए, आईआरएस करने के लिए कम डेडिकेशन चाहिए क्या? इससे ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। रात रात भर बच्चे लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, रात रात भर। तो ऐसा नहीं है कि तुमको लगता है कि यार मेरा स्ट्रगल बहुत है, मेरा डेडिकेशन बहुत है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारा डेडिकेशन कुछ नहीं है। तुमको तो सिर्फ पढ़ना है। लाइफ में और भी चैलेंजेस है, अभी तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना। अगर तुम उसको भी चैलेंजिंग मानोगे तो कैसे काम चलेगा? यू हैव टू एंश्योर कि भैया कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करना है, लिख के भी देखना है, रिविजन्स भी करना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू एंश्योर, एंड इफ यू कैन नॉट एंश्योर, अगर तुम एक्सक्यूजेस लोगे नहीं हो सकता, टाइम नहीं है, तो इसका मतलब अभी से मान के चलो भैया 50-50 चांस है एग्जाम क्लियर करने का। 50-50 चांस है, क्योंकि तुमने प्रिपरेशन 50-50 दिया ना। देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए था? तुम कॉन्सेप्ट को साथ में रिवाइज करो, 3 से 4 बार रिवाइज करो, तुम रिटन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। सिंपल सी चीज है ये। 3-4 फंडामेंटल रूल्स हैं एग्जाम क्लियर करने के। लेकिन तुम अगर इनको नहीं कर रहे हो, तुम 50-50 कर रहे हो, तो एग्जाम क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? 50-50। तुम 30% कर रहे हो तो एग्जाम क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी भी कितना हो जाएगा? 30%। मगर बिलीव मी, ये जो 4 चीजों का ब्लैंड है, अगर तुमने इसका 80% भी कर दिया ना, तो तुम्हारे एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी 95% हो जाएगी कि तुम एग्जाम क्लियर करोगे। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ। हर सब्जेक्ट को तुमको बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, हर सब्जेक्ट के लिए अप्रोच बनाना पड़ता है, हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। तुमको नहीं पता कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आएगा, किस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोरिंग होगा, किस सब्जेक्ट में कम स्कोरिंग होगा। यू डोंट नो। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हर किसी का अपना स्ट्रेंथ वीकनेस होता है, उसको आइडेंटिफाई करके काम करना होता है। यू कैन नॉट बी ए कॉपी कैट। एक बंदे ने यूट्यूब में आके बोल दिया बेटा सुबह उठ के पढ़ाई करना, तो मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूंगा, जबकि पता चला कि सुबह उठ के मुझे बहुत नींद आती है, जबकि रात को 3 बजे तक मैं पढ़ता हूं तो बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूं। यू कैन नॉट बी ए कॉपी कैट। ऑन द अदर हैंड दूसरा बंदा देख रहा है कि ये 3 बजे तक रात को पढ़ता है, मैं भी पढ़ूंगा, जबकि उसको सुबह उठ के अच्छे से पढ़ाई होता है। तुमको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा, मेरा बॉडी क्या सूट करता है, मेरा माइंड क्या सूट करता है, कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है। इस सब्जेक्ट की वजह से मैं फेल हो सकता हूं, तो यहां मेरे को ऐसे स्पेशल एरिया, स्पेशल चीजों को फोकस करना है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये मेरा अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो यहां मेरे को इंश्योर करना है कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकूं। मेरे को इंश्योर करना है कि ना केवल मेरे को कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, बल्कि मेरे को अभी से सोच के चलना है कि भैया एग्जाम में से 1.5 डेज मिलेगा रिवाइज करने के लिए, तो उसके लिए मुझे अभी से चीजों को समराइज करनी है। एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मेरे को, तो अभी से मेरे को क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। इफ पॉसिबल 2-3 टेस्ट भी देना है।
तो वो सारी चीजें तुमको लेके चलनी होंगी। एंड बिलीव मी, अगर तुम ये 3 से 4 चीजें करते हो ना, तुम फेल नहीं हो सकते। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, तुम फेल नहीं हो सकते। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, कितने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, हजारों बच्चे जब भी कम्युनिकेट करता ना, सर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, क्या करें। जैसे मैं ये 4 सवाल पूछता हूं कि ये 4 चीजें करी थी, नहीं सर नहीं किया था। या तो बच्चा बोलता रिविजन्स नहीं कर रहे थे, या तो बच्चा बोलता टेस्ट नहीं दिया था, या तो बच्चे बोलता क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। अरे भैया, तो हाउ कैन यू थिंक यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन? कोई केक वाक नहीं है, कोई हलवा नहीं है। 12th का एग्जाम नहीं है कि बुक पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, चलेगा, एग्जाम क्लियर हो गया। नहीं, उसमें 30, 35, 40 नंबर ही आएगा। उसमें 30, 35, 40 नंबर ही आएगा। और अगर सिर्फ बुक रीड करके एक बार कॉन्सेप्ट को समझ के जाके एग्जाम देना था, तो फिर सीए कोर्स ज्वाइन ही क्यों किया? ये कोर्स वैसा तो है नहीं कि तुम वैसा करके क्लियर कर सको। यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ, राइट। लेकिन इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए ना, जाग जाओ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाग जाओ। एक होता है कि आपका ना कार का जो व्हील है वो फंस गया है, ठीक है, कहीं फंस गया, वो हो गया है। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं इसको उठाऊं, आप थोड़ा जोर लगा रहे हो उठाने के लिए, वो थोड़ा सा उठता है, लेकिन आपके हाथ दर्द होने लग जाते हैं। तो आप बोलते हो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, फिर रेस्ट करते हो, फिर थोड़ा सा पुश करते हो, फिर आपको लगता है कि अरे यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, हाथ दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ देते हो। बताओ वो व्हील कभी भी उठेगा क्या? कभी भी नहीं उठेगा। लेकिन जब तुम पूरी शिद्दत के साथ उस चीज में झुक जाओ, पूरा बॉडी फोर्स लगा दो, पूरे हाथों का जोर लगा दो, पूरे पैरों का जोर लगा दो, पूरे माइंड का फोकस लगा दो, और उस वक्त ये सोचो कि भैया हाथ में दर्द हो तो हो, हाथ कहीं से कटता है तो कटे, लेकिन पूरा जोर लगा देना है, इसको ऊपर उठाना है, तो हो सकता है कि वो एक झटके में एक बार के लिए उठ जाए, भली वो टेम्पररी एक्सर्शन हो। यही चीज यहां पे होता है, राइट, यही चीज यहां पे होता है। आप प्रैक्टिकली किसी लोहे को तोड़ते हो तो लगातार आपको हथौड़ा मारना पड़ता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में मारना पड़ता है, लगातार मारना पड़ता है, और तब तक मारना पड़ता है जब तक वो टूटे नहीं कंसिस्टेंटली। बीच में जैसे छोड़ोगे वो आपका सारा मेहनत खराब हो जाएगा। आपके साथ यही होता है, 2 दिन की मोटिवेशन, 2 दिन की चांदनी, 2 दिन पढ़ाई करी आपके पास, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? आपके पास कोई रीजन नहीं है सीए बनने का। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई रीजन नहीं है सीए बनने का। दोस्त कर रहे थे इसलिए कर लिया, कोई विजन नहीं है। पता चला कि जिस कोर्स को कर रहे हो उसी कोर्स को गालियां दे रहे हो, तो भैया जिस कोर्स को तुम कर रहे हो उसी कोर्स को गालियां दे रहे हो, तो छोड़ दो, इससे अच्छा कोई और कोर्स करना स्टार्ट कर दो। बट जिस कोर्स को करना चूज करो उसको गालियां मत देना, कम से कम उसको इज्जत के साथ, शिद्दत के साथ करना, राइट। तो तुम्हारे अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है, और जब मोटिवेशन ही नहीं है तुम्हारे अंदर, वो जुनून ही नहीं आता तुम्हारे अंदर, वो स्पार्क ही नहीं आता, तुमको अपने अंदर कोई तो मोटिवेशन सेट करना पड़ेगा ना, कि भाई मेरे को लाइफ में पैसा चाहिए, या मेरे को लाइफ में इज्जत चाहिए, या मेरे को लाइफ में क्रेडिबिलिटी चाहिए, या मुझे अपने माँ बाप के लिए सीए बनना है, मुझे अपने लिए सीए बनना है, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बनना है। किस चीज के लिए बनना है? एक टारगेट तो सेट करना पड़ेगा ना, तभी जाके तुम क्या कर सकते हो, तभी जाके तुम क्या कर सकते हो, अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू सेट इन माइंड, सबसे पहले तुमको अपने माइंड को ना बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने माइंड को एकदम डिटरमाइन करना पड़ेगा, एकदम ठानना होगा, एकदम जिद्दी बनना होगा, बोलते ना जिद्दी ठूठ बनना होगा। कोई मुझे क्या बोल रहा है मुझे मतलब नहीं है। आज एक बच्चे का मैसेज आया, सर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो अब लोग क्या बोलेंगे सर, बहुत अजीब लग रहा है। मैंने बोला लोग क्या कह रहे हैं बाहर में जाने दो, कोई तुम्हारा घर नहीं चलाने वाला, कोई तुम्हारा घर नहीं चलाने वाला। जिस दिन लाइफ में पैसा कमाओगे सब तुम्हारे पीछे पूछ बन के आ जाएंगे, और जब तुम्हारा बुरा वक्त चलेगा ना तो सब पीछे भाग जाएंगे, सब बस तुमको ताना मारेंगे। तो ऐसे लोगों को छोड़ दो, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट। तुमको बस ये सोचना है कि भाई ये मेरा टारगेट है, ये मेरा जुनून है, एंड कुछ भी हो जाए व्हाटसोएवर आई हैव टू अचीव दैट। तुमको लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, अब तुमको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तुमने जमा करना स्टार्ट किया, तुमने म्यूचुअल फंड करना स्टार्ट किया, तुमने एक महीना तुमने जमा किया, लेट अस से 20-30 हजार रुपए, 2 महीने जमा किए, फिर तीसरे महीने तुमने डिसिप्लिन तोड़ दिया, अरे यार इस बार ये काम कर लेता हूँ, इस बार ये पर्सनल लेविशिंग का काम कर लेता हूँ, इस बार घूमने चले जाता हूँ, इस बार ये कर लेता हूँ, तो कभी भी लाइफ में वो 1 करोड़ जमा कर पाओगे क्या? कभी भी नहीं कर पाओगे।
तुम्हारा गोल अगर क्लियर है तो तुमको कंसिस्टेंटली उस चीज में काम करना पड़ेगा, तुमको वो प्रोसेस बनाना पड़ेगा, तुमको वो टारगेट सेट करना पड़ेगा, तुमको एक साइन सेट करना पड़ेगा कि हर महीने मुझे 50,000 रुपए जमा करने हैं और इतने टाइम तक जमा करना है, तब मेरा SIP कैलकुलेटर मुझे बताता है कि मैं 1 करोड़ कमा लूंगा इतने टाइम में। लेकिन तुम वो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। सेम थिंग गोज विद CA। अगर एग्जाम में 4 महीना टाइम है तो भैया 4 महीने तक लगातार ये मेरा प्रोसेस है, लगातार इस तरीके से क्लास करनी है, लगातार इसके बाद इस तरीके से रिवीजन करना है, लगातार इसके बाद इस तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से टेस्ट देना है, जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो ये करना है, ये प्रोसेस है। एंड नो मैटर व्हाटसोएवर मेरे को वो प्रोसेस खत्म करना है, वो मेरे को प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है। आपको कोई बीमारी भी है, आप दवाइयां ले रहे हो, तो भाई दवाई का तुम कोर्स 2 दिन करोगे छोड़ दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, तुमको डेली लेना पड़ेगा उसे डेडिकेशन से। कोई आदमी जिम जाता है तो जिम का सेम जिम वाला कहानी है, तुम 10 दिन जुनून में जाओगे फिर छोड़ दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो सेम चीज यहां पे है, तुमको अपने ऊपर ना वो एक डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी सेट करना पड़ेगा कि भैया दिस इज इट, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन टेस्ट, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स रिवीजन टेस्ट क्वेश्चन। अब कैसे अपना शेड्यूल सेट करते हो कॉन्सेप्ट्स रिवीजन क्वेश्चन टेस्ट का, वो आपके ऊपर, आप कैसे सेट करते हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपने को कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए। अगर तुमको लगता है कि मेरा सेट नहीं हो पाता तो इन दैट सिचुएशन यू मे गो फॉर सम मेंटरिंग प्रोग्राम और समथिंग। और तुमको लगता है मेरा खुद का सेट हो पाता है तो बेस्ट है कि मैं खुद अपना प्रोग्राम सेट करूं। एंड नो मैटर व्हाट दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुमको क्या करना है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। उस शेड्यूल में पहले से 1-2 दिन का कॉन्टिजेंसी लेके चलो कि 1 या 2 दिन ऐसा हो सकता है कि यार कभी तबीयत खराब हो जाए, नहीं हो पा रहा कुछ भी, तो वहां पे मेरा 1-2 दिन खराब हो सकता है। तुमको उस चीज में स्टक रहना पड़ेगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये चीज कर लो आपको रिजल्ट ना आए। लिख के दे रहा हूं मैं, साइनिंग में दे सकता हूं, तुम ये सारी चीजें कर लेना, उसके बाद हो नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। राइट? तो देखो सीए कोर्स को प्रायोरिटी तो देनी होगी, वरना एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दूसरी चीज, एक रीजन ऑफ मोटिवेशन बनाना होगा मुझे सीए क्यों करना है, क्योंकि जब तक वो मोटिवेशन नहीं सेट करोगे अपने लिए तब तक वो जुनून ही नहीं आएगा अंदर से पढ़ने का, तब तक वो पैशन ही नहीं आएगा। ठीक है? तो डू दैट। एंड मत सुनो दोस्त क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अरे उसका क्लियर नहीं हुआ मेरा क्या होगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। हमारे होम टाउन में क्लास 12 का जो हमने एग्जाम दिया था, मेरे आए थे 70% मार्क्स। एक जो स्टूडेंट थी जिसको असम में रैंक 1 मिला था, रैंक 1 गेटिंग 93% मार्क्स, वो सीए में मेरे सामने इंटर में, मेरे से पहले उसका अटेम्प्ट था, वो सीए में इंटर में मैंने देखा फेल हो गई। उस वक्त ऐसा फट के हाथ में आया था ना, अरे यार ये फेल हो गए इंटर में, मैं क्या क्लियर करूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली आई क्लियर्ड, क्योंकि शायद मैंने वो प्रोसेस फॉलो किया था, शायद मेरे पास लाइफ में एक मोटिवेशन था। उसने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया उस वक्त, शायद उसके लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं था। मैंने स्मार्ट वर्क करी थी, शायद सामने वाले ने खाली हार्ड वर्क करी होगी। और ये भी मत सोचो मेरे पास 4 महीने टाइम है, दूसरा बंदा तो 10 महीने से पढ़ रहा है, कैसे करूंगा। अरे स्मार्ट वर्क भी एक चीज होती है, स्मार्ट वर्क भी एक चीज होती है। एंड यू हैव टू एम्फसाइज ऑन स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। तुमको पता है सीए फाइनल में जब मैंने ऑडिट पढ़ाना स्टार्ट किया, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑडिट, जब मैंने फर्स्ट बैच ऑडिट का लॉन्च किया, मेरा ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच था 50 घंटे का, वो मेरा फर्स्ट बैच था जो मैंने लॉन्च किया। और नॉर्मली जो भी बैचेस चलते थे 150-200 घंटे के। एवरीवन थॉट कोई डिवीजन बैच है क्या, कोई रिवीजन बैच है क्या, 50 घंटे में फास्ट ट्रैक कोर्स है। उस 50 घंटे के कोर्स से बच्चों ने रिजल्ट अचीव किया, और जबरदस्त रिजल्ट अचीव किया, जबरदस्त रिजल्ट अचीव करे। मैंने एक ऑडिट का संजीवनी कोर्स निकाला 30 घंटे का, उसमें भी रिजल्ट्स आए, जबरदस्त रिजल्ट्स अचीव हुए। जबकि जो 130 घंटे का कोर्स होता है, 40 घंटे का कोर्स होता है, उसमें भी रिजल्ट आता है। तो प्रैक्टिकली इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। एक पार्टिकुलर चीज को तुम 2 घंटे में भी करा सकते हो, तुम 2 घंटे में भी कर सकते हो। अगर तुम स्मार्ट हो तुम 1 घंटे में भी कर सकते हो, और अगर तुम बेवकूफ हो तुम 10 घंटे में लगा दोगे। बट हाँ, एक मिनिमम टाइम होता है कि मिनिमम इतना तो लगेगा, इससे कम में नहीं हो सकता। तो इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। मैंने अपना आईडीटी एंड डीटी फाइनल का तुमको पता 4 से 5 दिन में रिवाइज किया। पूरा मेरा 4 दिन का शेड्यूल होता था, 100% सिलेबस रिवाइज करता था। जबकि बच्चों का एक दिन से पीजीबीपी रिवाइज करने में लग जाता था, मैं 2 घंटे में पीजीबीपी रिवाइज कर लेता था। पता है क्यों? मैंने स्मार्ट वर्क किया। जैसे ही मैंने पीजीबीपी कंप्लीट किया, पहली बार बहुत टाइम लगा, फिर मैंने सोचा यार इतना टाइम लगता है इसको करने में, अब एग्जाम से पहले तो मतलब इतना बार बार रिवाइज करने में टाइम लगाऊंगा तो बाकी टॉपिक्स कब पढ़ूंगा।
कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैंने शांति दिमाग से ना 10 मिनट प्लानिंग करी, सोचा क्या कर सकता हूं मैं पीजीबीपी को शॉर्ट करने के लिए, क्या कर सकता हूं। फिर मैंने क्या किया, एक मास्टर एक्सेल तैयार किया, एक कंप्लीट मास्टर एक्सेल। एक तरफ आइटम के पार्टिकुलर, एक कौन सा अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा, एक रीजन का कॉलम। मैंने पूरे पीजीबीपी को 3 से 4 घंटे लगाकर, 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगाकर मैंने उस चार्ट में डाल दिया। ये पार्टिकुलर अलाउड डिसअलाउड रीजन, अलाउड डिसअलाउड रीजन, कोई भी सेक्शन का जो मेन हेडिंग है अलाउड डिसअलाउड रीजन। कोई प्रैक्टिकल सम कर रहा हूं, प्रैक्टिकल सम करते वक्त कोई एडजस्टमेंट आ जा रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, एग्जाम से पहले तो पॉसिबल होगा नहीं उस सम को रिवाइज करना, उसके एडजस्टमेंट को भी उठाया उस टेबल में डाल दिया, अलाउड डिसअलाउड रीजन, अलाउड डिसअलाउड रीजन। पता चला मुझे कम से कम 5-6 घंटे लग गए उस चार्ट को बनाने के लिए। वो भी चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जब सम्स करता था कोई एडजस्टमेंट आया फिर से करता था, तो एक बार बहुत टाइम लगा। उसके बाद ऐसा हो गया कि मैं वो चार्ट रेफर करता हूं, मेरा पीजीबीपी रिवाइज, और साथ में मार्क कर लिया मैंने कि 3-4 चीजें और देखनी है। तो वो था स्मार्ट वर्क, दैट वाज स्मार्ट वर्क, गिविंग प्रायोरिटी ओवर हार्ड वर्क। अल्टीमेटली रिजल्ट्स में और ज्यादा इफेक्टिवली हो पाता था। ठीक है, ज्यादा इफेक्टिवली हो पाता था। मैंने वॉइस नोट का तरीका निकाला, सबसे पहले तो खुद के लिए निकाला एज ए स्टूडेंट। मैंने बोला यार हर टॉपिक में इतना टाइम लग जाता है। अब होता क्या था, मैंने क्या रियलाइज करा कि यार टीचर समझा रहा है मुझे, तब तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन बाद में कुछ याद नहीं रहता 1 महीने बाद। अब मैंने एक चीज क्या रिकॉल करा कि जब मुझे टीचर समझा रहा है, इमीडिएटली आफ्टर दैट अगर मेरा कोई, क्योंकि मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, तो अगर इमीडिएटली मेरा कोई दोस्त मुझसे पूछ रहा है कि बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझाओ, टीचर ने जो कॉन्सेप्ट 2 घंटे में कराया है मैं 15 मिनट में समराइज कर सकता हूं। बट वो चीज कब पॉसिबल है, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, क्योंकि वो प्रोविजंस इस तरीके से रिकॉल रिफ्रेश रहता है मेरे दिमाग में। अब मैंने उसी चीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि हर एक टॉपिक जो टीचर ने 2 घंटे में कराया है मैं 10 मिनट में उसको कंडेंस करके रिकॉर्ड करूंगा। और बाद में क्या करता था, खाली वो वॉइस क्लिप सुनता था, उठते बैठते वॉइस क्लिप सुन रहा हूं, आते जाते वॉइस क्लिप सुन रहा हूं। तुमको पता हमारा इसका हुआ करता था फाइनल में, याद करने में बैंड बच जाता था, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, टोटल आईटी सब्जेक्ट। उसमें मेरे इस तरीके से वॉइस नोट तैयार थे। एग्जाम के पिछले दिन के बाद बता रहा हूं, 1.5 डेज का टाइम है, लोग स्ट्रेस्ड आउट बैठे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं सीसीटीवी में गया, बैठा हूं 3 घंटे सीसीटीवी में बैठा हूं, बस ईयरफोन लगा के बैठा हूं। 3 चैप्टर के मेरे पास ऑडियो अवेलेबल थे 15-15 मिनट के जो मैंने बनाए थे, मैं 3 घंटे तक खाली उनको सुन रहा हूं। मैं 3 घंटे तक खाली उनको सुन रहा हूं, और मैं गया 3 घंटे में मेरा 3 चैप्टर रिवाइज हो गया। मैंने एक बार बस पेजेस टर्न करा, 1 घंटे में दोबारा, 4 घंटे में 3 चैप्टर रिवाइज। पता चल रहा है मेरा दोस्त 1 चैप्टर में लगा हुआ है 2 घंटे से। क्या था, स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। आज आप अकाउंट्स कर रहे हो, आज के दिन आपको सारा रिसर्च करना होगा, आज के दिन आपको सारा होमवर्क करना होगा, अपना टीचर बताए ना बताए। कुछ ऐसे सम्स होंगे आपके उस टॉपिक के अंदर जो एग्जॉस्टिव होंगे, जो मास्टर सम्स होंगे कि तुमको लगेगा इट कवर्स ऑल द एडजस्टमेंट पॉसिबल। आज से उनको मार्क करके रखना चाहिए तुम्हें कि मेरे पास जब भी कम टाइम होगा मैं एटलीस्ट इनको बार बार रेफर करूंगा। उसी सम के साथ तुमको क्या करना चाहिए कि बाकी चैप्टर सम्स में भी अगर कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट है तो वही नोट डाउन कर लिया कि कम से कम मैं इससे बार बार रेफर करूंगा। इनको बोलते हैं स्मार्ट वर्क कि अब तुम कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कैसे करोगे। हैविंग स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। मैंने तुमको ऐसा 250, पिछले क्लास में 45 मिनट में कराया, क्लासेस में 4-4 घंटे भी लगते हैं। पर तुमको एक चीज बता दूं, मैं 4 घंटे लगने के बाद भी हो सकता है स्टूडेंट वो केस स्टडी वहां क्रैक ना कर पाए, लेकिन तुम वो केस स्टडी देखते ही क्रैक कर लोगे। इट डिपेंड्स अपॉन स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। तो तुमको वो अप्रोचेस डेवलप करनी होगी, तुमको हार्ड वर्किंग बनना होगा, तुमको डेडिकेटेड बनना होगा। जैसे अर्जुन को सिर्फ वो दिखता था ना, पार्टिकुलरली सिर्फ चिड़िया का आंख दिखता था, तो तुमको सिर्फ सीए का डिग्री दिखना होगा, बट एट द सेम टाइम तुमको सिर्फ घोरा मजदूर नहीं बनना है, तुमको सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, तुमको एक स्मार्ट वर्कर भी बनना है, याद रखना। तो ये 3-4 चीजें दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहली चीज, सीए कोर्स शुड बी प्रायोरिटी। सेकंड चीज, आई नीड ए मोटिवेशन। थर्ड चीज, मेरे को सिर्फ मजदूरी नहीं करनी, मेरे को स्मार्ट वर्क भी करनी है। और चौथी चीज, मेरे को कंसिस्टेंसी सेट करनी है, प्रोसेस सेट करना है, ऐसा प्रोसेस सेट करना है जिसमें मैं कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकूं, कॉन्सेप्ट को समझ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूं, टेस्ट दे सकूं, एंड नो मैटर व्हाट मेरे को उस प्रोसेस में स्टक रहना है। आप प्रोसेस फॉलो करते रहो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अचीव नहीं होती अगर आप एक प्रोसेस को अचीव कर रहे हो, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, बाउंड है कि आपको वो सक्सेस मिलना ही मिलना है वहां पे। खाली टेस्ट देने का एडवांटेज क्या होता है,
कि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और टेस्ट दे रहे हो, तो अगर कुछ गलतियां होनी है तो टेस्ट के वक्त हो जाएंगी, एग्जाम में आपको उस प्रोसेस का रियल फल मिलेगा। बट आप टेस्ट नहीं देते हो, तब भी हो सकता है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, बट कुछ गलतियां होनी होंगी तो फिर एग्जाम में होंगी, तो फिर से आपको उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो देखो, सीए एग्जाम क्लियर करना इज नॉट सो टफ, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट बिग टफ मेंटली, इट्स अबाउट एम्फेसिस ऑफ स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। ये चीजें फॉलो कर लो, मैं तुमको बोल रहा हूं, एग्जाम अपना ग्रुप क्लियर कर लोगे, अपना कोर्स क्लियर, अपना जो लेवल है वो क्लियर कर लोगे, सीए फाइनल क्लियर कर दोगे, और लाइफ में जो चीज चाहो वो अचीव कर लोगे। जस्ट सेट दिस, ठीक है? तो भाई आज के क्लास का पूरा 50 मिनट 1 घंटा लगाया है। ऑब्जेक्टिव खाली यही है कि अगर इस पार्टिकुलर क्लास के अंदर या जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर 2 से 3 बच्चों ने भी ढंग से सुन लिया और एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बाद आकर कन्वे कर दिया कि सर आपने जो वो सेशन लिया था ना वो दिमाग में बैठ गया था एंड उसकी वजह से इट हैज रियली हेल्प्ड अस क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, तो लगेगा कि हाँ वर्थवाइल है, जो चाहिए था वो मिल गया। ठीक है? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो नो मोर एक्सक्यूजेस, आज से बस तुमको लगना है और करना है।